नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अब कोर्ट रूम में टाटा मिस्ट्री की लड़ाई। ट्रिब्यूनल में परसों सुनवाई। टाटा का जवाब, दुश्मनी निकाल रहे हैं मिस्ट्री। Only those services have succeeded where there is a financial model, and the financial model is that the consumers pay for what they receive. महंगे रेल सफर के लिए रहिए तैयार। जेटली ने कहा, बहुत हुए लोक लुभावने कदम, अच्छी सर्विस के लिए देनी होगी पूरी कीमत। आरबीआई की एटीसी के तहत टैक्स छूट सीमा 1.5 लाख से बढ़ाने की सिफारिश। सरकार के साथ बैठक में बैंकों की मांग। सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पर टीडीएस लिमिट बढ़े। 125 बार नियम बदले और कल सरकार ने देश को मैसेज दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो शब्द खोखले हैं। आरबीआई की नई शर्त पर राहुल की चुटकी। बोले, मोदी के कपड़ों की तरह बदल रहे हैं नियम। बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट। 8100 के नीचे फिसला निफ्टी। बैंक और एनबीएफसी शेयरों की जोरदार पिटाई। आज खरीदिए घर। 6 महीने तक कीमतें गिरी तो बिल्डर करेगा नुकसान की भरपाई। नोटबंदी में ग्राहकों को लुभाने के लिए बिल्डरों ने उतारी ढेरों स्कीम। सिर्फ 25,000 की इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लॉन्च। अभी बुक कराने पर मार्च में मिलेगी डिलीवरी। और चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर भारत ने 4-0 से जीती टेस्ट सीरीज। करुण नायर मैन ऑफ द मैच। कप्तान कोहली बने मैन ऑफ द सीरीज। अगर आप मानते हैं कि रेलवे का किराया राजनीतिक लोकप्रियता के दबाव में कम रखा जाता है तो तैयार रहिए, इस बार किराया बढ़ सकता है। वित्त मंत्री ने बजट से पहले इसके संकेत दे दिए हैं। रेल मंत्री ने भी रेलवे में इस तरह के सुधारों की जरूरत बताई है। अगर आप आने वाले बजट से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपके इलाके के लिए नई ट्रेन चलेगी या यात्री किराए में रियायत दी जाएगी तो ये तो आप भूल जाइए। रेल बजट और आम बजट एक होने के फैसले के बाद पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खुलकर रेल के बारे में अपनी राय रखी। वित्त मंत्री के मुताबिक रेल यात्रियों को अच्छी सेवाओं के लिए पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। For world over, only those services have succeeded where there is a financial model, and the financial model is that the consumers pay for what they receive. अरुण जेटली ने चेताया कि अगर रेलवे अपने बिजनेस मॉड्यूल में बदलाव नहीं करता तो वो दिन दूर नहीं जब रेल पूरी तरह से कंपटीशन से बाहर हो जाएगी, और इसके आसार अभी से ही रेलवे के अकाउंट्स बुक्स में दिखने लगे हैं। वित्त मंत्री ने रेल को दूसरे सेक्टर्स जैसे रोड ट्रांसपोर्ट और एयरलाइन से मिल रही कड़ी टक्कर का भी जिक्र किया। That populism requires that I require consumers not to pay for the services that they receive. And therefore any establishment will start crumbling under its own weight and its own contradictions. वित्त मंत्री के रवैये से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सस्ते रेल सफर के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। आने वाले बजट में ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जो रेल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि रेल की माली हालत सुधारने के लिए होंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए, रेलवे से थोड़ा झटका लग सकता है लेकिन कुछ राहत की खबर भी आपको सुनाते हैं। आज आरबीआई और बैंकर्स ने बजट के सिलसिले में वित्त मंत्री से मुलाकात की है। इस मुलाकात में बैंकर्स और आरबीआई दोनों ने कुछ ऐसी मांगे रखी हैं जो आपको थोड़ी राहत जरूर देगी। क्या है ये मांगे, बताने के लिए अब हमारे साथ है हमारी सहयोगी कविता थपलियाल। तो कविता, आरबीआई और बैंक्स ने क्या मांग रखी है वित्त मंत्री के सामने? जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर काफी राहत देने वाली मांगे रखी गई है। बैंकों और आरबीआई की जो बजट से पहले बैठक हुई है वित्त मंत्री के साथ, उसमें सबसे पहले आरबीआई ने मांग रखी है आपकी 80C के तहत जो आपको टैक्स छूट मिलती है 1.5 लाख की, उस लिमिट को बढ़ाने की मांग की है। तो ये बहुत राहत देने वाली मांग एक तरह से आरबीआई ने रखी है। दूसरी ओर जो हम देख रहे हैं कि नोटबंदी से लोग परेशान है, पैसे निकालने की लिमिट को हटाने को लेकर भी यहां पर बैंकों ने मांग रखी है। वित्त मंत्री से कहा गया है कि 30 दिसंबर के बाद पैसे निकालने की जो लिमिट है, चाहे वो बैंक हो या एटीएम हो, उसमें से हटा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट को इतनी तवज्जो दे रहे हैं तो यहां पर एक और मांग रखी गई है बैंकों की तरफ से, जहां पर कहा गया है कि दुकानदारों को और ग्राहकों को अगर आप चाहते हैं कि वो और इन्वॉल्व हो जाए, डिजिटल पेमेंट की तरफ और बढ़े, तो उनको इंसेंटिवाइज कीजिए, उन्हें आप छूट दीजिए ताकि ये अट्रैक्ट हो और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ
तरफ आगे बढ़े, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़े। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन की एफडी होती है उस पर जो टीडीएस लगता है उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर सिफारिश की गई है, उसको 10 से 50,000 करने की मांग यहाँ पे रखी गई है। तो काफी अहम मांगे आज, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो आज हुई है आरबीआई और वित्त मंत्री के बीच में, उसमें रखी गई है। राइट कविता, और तो इस पे थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। जो ये मांगे रखी गई हैं, टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब हमारे साथ हैं। शरद जी, एटीसी में टैक्स में छूट में बढ़ा तो सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर टीडीएस की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव आपको कैसे लग रहे हैं और क्या उम्मीद करें कि वित्त मंत्री बजट में इन्हें मान लेंगे? जी हाँ विपिन, एटीसी की जो लिमिट है वो 1.5 लाख की है, वो बहुत टाइम से ड्यू है, उसको रिवीजन जो है काफी समय से ड्यू है। उसकी लिमिट बढ़ाने की लॉजिक जो आरबीआई ने ये रखी होगी दिमाग में कि अब जो है लोगों, जो टैक्स पेयर्स का बेस है वो बढ़ने वाला है। दूसरा, कल हमने एक खबर सुनी थी, वित्त मंत्रालय से आई थी, हालांकि उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई, कि जो स्लैब्स हैं वो भी बढ़ने की उम्मीद है। जो अभी जो स्लैब है, जो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, उसको 4 लाख कर देने का प्रपोजल दिया गया है। तो जब आप स्लैब बढ़ा देते हैं तो आप लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़ जाती है। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाने से जो उनकी इन्वेस्ट करने की क्षमता है, देखिए एटीसी में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट मिलता है। आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में करते हैं, एनएससी में करते हैं, आप बच्चों की ट्यूशन फी देते हैं, तो इन सब चीजों में आपकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा, बैंकों में पैसा आ जाने से अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद लोगों का जो व्हाइट कन्वर्जन है, जिसको हम व्हाइट मनी कहते हैं, वो इकोनॉमी में बढ़ गया है और बढ़ेगा। उसके बढ़ने से भी लोगों की जो इन्वेस्ट करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो इस वजह से प्रपोज किया गया है, क्योंकि अब टैक्स स्लैब ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट की क्षमता ज्यादा होगी, तो एटीसी की लिमिट भी लोगों को ज्यादा मिलनी चाहिए। ये भी एक करदाताओं के लिए बहुत राहत की बात है। पूरा अगर आप मैक्सिमम स्लैब में है विपिन, तो आपको मैक्सिमम करीब 1.5 लाख में 45,000 रुपए का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो इस 45,000 बेनिफिट को अगर मान लीजिए ये 3 लाख कर दी जाती है, 2 लाख कर दी जाती है, तो आपको उतना ही प्रो राटा बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो ये इसके। दूसरा, आपने सीनियर सिटीजन्स का पूछा। सीनियर सिटीजन्स का क्या होता है विपिन, कि उनकी आय ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि टैक्सेबल नहीं होती है, परंतु क्योंकि 10,000 की एक लिमिट है टीडीएस काटने की, उनका टैक्स कट जाता है। टैक्स कटने के बाद उनको फिर रिटर्न जरूर फाइल करनी पड़ती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक परेशानी की बात हो जाती है कि वो रिटर्न फाइल करें, फिर उसके बाद कुछ महीनों तक, कई बार कुछ सालों तक रिफंड का इंतजार करते रहते हैं। तो उनके सहूलियत दी गई है, साहब अगर 50,000 तक आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उस पर टीडीएस ना काटा जाए। आपको याद होगा कि सीनियर सिटीजन एक फॉर्म जमा करके अपनी टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो इस सब झंझट से छुटकारा देने के लिए ये आरबीआई ने प्रपोजल दिया है कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको अपनी रिटर्न फाइल करके, सिर्फ इस वजह से रिटर्न फाइल करनी पड़ती है क्योंकि उनका टीडीएस पे रिफंड बनता है, तो वो रिफंड के लिए फिर वो बैठ के इंतजार करते हैं। तो इससे उनकी वो लिमिट बढ़ जाएगी, तो उनकी परेशानी जो है वो कम हो जाएगी। वृद्ध लोगों को ये बेनिफिट देने के लिए किया गया है। राइट शरद साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर शरद कोहली कह रहे हैं कि ये दोनों ही बड़े अच्छे कदम होंगे अगर सरकार इन प्रस्तावों को मान लेती है, और काफी राहत मिलेगी लोगों को अगर एटीसी में लिमिट बढ़ जाती है, और खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मांग रखी गई है उसे अगर वित्त मंत्री मान लेते हैं। आगे बढ़े तो नोटबंदी का ऐलान जब से हुआ है तब से सरकार और आरबीआई की तरफ से अलग अलग फरमानों का सिलसिला थमा नहीं है। एक नियम आरबीआई से आता है तो सरकार से कुछ और सफाई आती है। कल सुबह आरबीआई ने कहा कि एक बार में 5,000 रुपए से ज्यादा के पुराने नोट जमा करने पर लोगों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन वित्त मंत्री ने आज कहा कि लोगों से पूछताछ नहीं होगी, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आज बैंक आरबीआई के नियमों के मुताबिक काम करते दिखे। जो लोग भी पैसे जमा कराने आए उनसे बैंकों में पूछताछ की गई। इधर जनता की परेशानी और सरकार में कंफ्यूजन के हालात पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने नोट जमा करने को लेकर नए नियम जारी किए हैं, लेकिन वित्त मंत्री की बातों में विरोधाभास है। सवाल है लोग किस पर भरोसा करें। दोनों की बातों में विश्वसनीयता नहीं है। उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट सिर्फ 15 दिसंबर तक ही प्रयोग हो रहे थे। ऐसे में पुराने नियम के मुताबिक लोग अपने पैसे 30 दिसंबर तक क्यों जमा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने अपना भरोसा तोड़ा है। नोटबंदी पर बदलते नियमों को देखते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम के शब्दों में वजन नहीं है, इसलिए बार बार नियम बदले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के शब्दों में वजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था, पूरे देश से वायदा किया कि 30 दिसंबर तक आप अपने पैसे को बैंक में डाल सकते हो। कल सरकार ने एक बार फिर नियम बदला।
125 बार नियम बदले हैं और कल सरकार ने देश को मैसेज दिया कि जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो शब्द खोखले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 दिसंबर तक आप अपना पैसा बदल सकते हो। सरकार ने कल कहा कि नहीं, आप 30 दिसंबर तक नहीं बदल सकते हो। तो नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं उनमें कोई वजन नहीं बचा है। और इस बीच एक और खबर हालांकि सोर्सेज से कि सैलरी चेक या बैंक खातों में देने पर कल फैसला हो सकता है। कैबिनेट में कर्मचारियों को सैलरी कैश में देने पर पाबंदी लग सकती है। सूत्रों से यह खबर आती हुई कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। तो ये एक और अहम आदेश नोटबंदी के दौरान सरकार की तरफ से आ सकता है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन पर। नोटबंदी के उन लोगों को ज्यादा और लंबी परेशानी में डाल रखा है जिनके पास पहले से डिजिटल साधन नहीं है। अहमदाबाद के करीब 12 से 14 हजार मजदूरों ने मजबूर होकर अकाउंट खुलवाए हैं, लेकिन 20 दिन हो चुके हैं, ये अकाउंट अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। अहमदाबाद में कपड़े के सबसे बड़े और पुराने न्यू क्लॉथ मार्केट में मजदूर दोहरी मार से बेजार हैं। एक तो काम कम हो गया है, ऊपर से कमाए हुए पैसे हाथ में नहीं आ रहे हैं। इन मजदूरों ने 20 दिन पहले अकाउंट खुलवाए, लेकिन अब चेक लेकर बैंक जाते हैं तो पता चलता है कि खाता चालू ही नहीं हुआ। मेरा अकाउंट लगभग 20 दिन पहले खुल गया, यानी वो आए थे महाजन के थ्रू खुलवाया था हमने एक आईडी पे, लेकिन सर चेक मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3-4 बार धक्का खाया हूँ, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है खाता। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और खाना नहीं मिल रहा है और मजदूरी नहीं मिल रही है। 20% ही मजदूरी रह चुकी है और अगले महीने का चेक मेरा अभी तक कुछ जमा ही नहीं हो पा रहा है। मैं 2-3 बार धक्के खा चुका हूँ इस बैंक के अंदर। दरअसल अहमदाबाद में कपड़ा मार्केट का संचालन मस्कती महाजन नाम की संस्था कर रही है। इन्होंने नवंबर के अंत में ही पीएनबी, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5 सहकारी बैंक्स के साथ मिलकर करीब 12 से 14 हजार अकाउंट खुलवाए थे। अभी तक 10 से 12 हजार अकाउंट शुरू नहीं हो पाए हैं। व्यापारी भाई हमको चेक देते, अब चेक कुछ आदमियों ने ले लिए, रोज बैंक में जाके धक्के खाते हैं, लेकिन बैंक बोल रही है कि तुम्हारे खाते एक्टिव हुए नहीं है, तो ये चेक तुम्हारे पास ही रखो। 28/11/2016 से कलेक्टर की सूचना के बाद हमारे महाजन के हॉल में कम से कम 9 बैंक हाजिर थी और अभी तक स्टिल उसका खाता खुलता रहता है और अंदाजित 12,000 से आजू बाजू में अकाउंट खुले हुए हैं। इधर बैंक कहते हैं कि नोटबंदी के चलते इतना काम है कि वो नए अकाउंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग मतलब पीछे कैंप लगाकर करीब 850 से 900 के अकाउंट खोले हैं, ये जो अनऑर्गेनाइज लेबरर हुआ है, और उसको हम लोग मतलब डेली के डेली में 12-15 के आसपास खोलते जा रहे हैं। रेटी पर जो लोग आ जाते हैं उनको पहले भी खोल दे रहे हैं, इसलिए कि स्टाफ शॉर्टेज और जिस तरह से और अदर्स जो चीजें हैं, और ये एक्सेप्शनली लार्ज ब्रांच है, तो इसका माने जो इनफ्लो है पब्लिक का वो बहुत ज्यादा है। इन मजदूरों ने पहली बार अपने नाम का बैंक अकाउंट खुलवाया है और पहली बार अपने नाम का चेक देखा है। इनके लिए ये पैसे न काला धन है न सफेद धन है, ये इनके पसीने की कमाई है। पिछले महीने भर से जहां इनको रोजगार नहीं मिल रहा है और 20 दिन से खुला हुआ अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कब तक ये सर्वाइव कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और अब कोर्ट के अखाड़े में पहुंचा टाटा मिस्ट्री का दंगल। पूरा अपडेट इस ब्रेक के बाद। और अब बात टाटा ग्रुप की महाभारत। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से इस्तीफा देने के बाद सारस मिस्ट्री ने कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में मिस्ट्री ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 241-242 के तहत अर्जी दी गई है। मिस्ट्री ने टाटा सन्स पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने छोटे शेयरधारकों के हित से खिलवाड़ का आरोप भी लगाया है। मिस्ट्री ने कल कहा था कि वो अब तक कंपनी की विरासत बचाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि लड़ाई को ईजीएम से बाहर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाए। सारस मिस्ट्री के एनसीएलटी जाने के बाद टाटा सन्स ने भी उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। टाटा सन्स का कहना है कि मिस्ट्री 4 साल चेयरमैन थे, अब आरोप लगा रहे हैं। मिस्ट्री डायरेक्टरों की मंजूरी के बाद हटाए गए हैं। मिस्ट्री को हटाने का फैसला सभी ने मिलकर लिया है। उनका यह कदम दुश्मनी को दर्शाता और मिस्ट्री के सभी आरोपों का जवाब दिया जाएगा। इस खबर पर और बातचीत करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता। गुप्ता साहब, बहुत स्वागत है आपका।
तो कल मिस्त्री ने इस्तीफा देते वक्त ये बात कही थी साफ तौर पे कि अब वो एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, तो क्या इसे ही मिस्त्री की बड़ी लड़ाई माना जाए या उसकी शुरुआत माना जाए? मैं बोलूंगा ये बड़ी लड़ाई का शुरुआती स्टेप है, क्योंकि एनसीएलटी के बाद मामला यहीं खत्म नहीं होगा। ये तरह तरह के कोर्ट्स में जाएगा मामला, तरह तरह के रेगुलेटर्स के पास जाएगा। तो ये मामले की शुरुआत है, ये बहुत छोटा सा स्टेप है उसकी तरफ, जो उन्होंने बड़ी लड़ाई बोली है। जी, तो यहां पर अब मिस्त्री तो कोर्ट पहुंच गए, ऐसे में टाटा ग्रुप को अब यहां क्या ऑप्शंस है, क्या करेंगे वो? नहीं, टाटा ग्रुप देखिए, अब अगर जब एक आदमी कोई किसी कोर्ट में जगह है तो दूसरे आदमी जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है उसको वो डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन पहले सबसे पहले जरूरत होगी कि मिस्त्री ग्रुप को जो अपना एलिगेशन लगाया है उनको कंक्रीट प्रूफ के साथ, अपनी प्रॉपर दलील के साथ ये प्रूफ करना पड़ेगा। जब कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ कुछ सही है, और फिर इसका जवाब टाटा ग्रुप को देना पड़ेगा। अब जो मैंने सुना है कि ये सिर्फ टाटा सन्स के डायरेक्टर्स के ऊपर नहीं बल्कि टाटा ट्रस्टीज के ऊपर भी किया हुआ, टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टीज के ऊपर, तो इन सबको जवाब देना होगा। और एक सवाल आया था कि क्या एनसीएलटी का जुरिडिक्शन आएगा टाटा ट्रस्टीज के ऊपर, तो उस पर भी सवाल है। तो ये अभी आगे जाके तय होगा कि इसमें क्या रोक लेता है। और सबसे पहली हियरिंग क्योंकि 22 तारीख को है, तो 22 तारीख को पता लगेगा कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा केस। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए गुप्ता जी। अब बात करेंगे बाजार की, जहां पर आज भी गिरावट हावी रही। डॉलर की लगातार मजबूती अभी भी बाजार पर भारी पड़ रही है। आज बाजार को नीचे खींचने का काम बैंक शेयरों ने किया। आज मिड कैप शेयर में भी जोरदार गिरावट रही। सबसे ज्यादा पिटाई हुई बैंक शेयरों की, जिसमें सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों शामिल थे। एनबीएफसी शेयरों का भी आज बुरा हाल रहा। इधर मेटल शेयरों की भी चमक फीकी नजर आई। फार्मा शेयरों की भी सेहत आज खराब रही। इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन का यह मानना है कि बाजार में निवेश का यह सही मौका है। बजट के बाद बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है 300 पॉइंट का घटावट है और 3000 पॉइंट का अपसाइड अगर आप एक साल बैठ सकते हैं तो दिल खोल के निवेश कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैड न्यूज इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। 2 क्वार्टर के लिए स्लो डाउन प्राइसेस ऑन अर्निंग्स फ्रंट ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर लिया है। और जहां से बजट में जो भी अच्छा रिफॉर्म और मेजर्स आएंगे जो हमें लगता है बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे, वहां से हमें लगता है बाजार ऊंचाई की तरफ जाएगा। हमारे लिए 2017 बहुत अच्छा साल रहेगा, इसलिए निवेश कीजिए, क्योंकि और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और यहां पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे बताएंगे बजट से पहले घर बेचने के लिए बिल्डरों ने क्या निकाली है नई तरकीब। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन नोटबंदी के चलते या बजट के इंतजार में रुके हुए हैं, तो आपके लिए डेवलपर कुछ स्कीमें लेकर आए हैं। आप खूब सोच समझकर खुद फैसला लें, लेकिन एक नजर इन स्कीमों पर जरूर डाल लें। नोटबंदी के चलते रियल एस्टेट से मुंह मोड़ चुके या फिर सही वक्त का इंतजार कर रहे घर खरीदारों के लिए डेवलपर्स स्कीमें दे रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में काफी कामयाब रही प्राइस प्रोटेक्शन एश्योरेंस स्कीम में घर खरीदने के 6 महीने तक अगर दाम गिरते हैं तो डेवलपर आपके नुकसान की भरपाई करता है। बुक नाउ पे लेटर में आप अभी बिना पैसे दिए बुकिंग करवा सकते हैं और 10% बुकिंग अमाउंट देने के लिए आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा। नो इनकम प्रूफ होम लोन में बिना ज्यादा कागजात लिए आपको घर के लिए कर्ज मिल सकता है। ये वक्त के हिसाब से अभी ये स्कीम बहुत बिल्डरों ने अपनाई है और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। कोई ग्राहक हमसे बुक करता है, आज सबको ये डर है कि करीबन 20-30% और कम होगा, मगर ऐसे हम लोगों को श्योर है कि अब इससे ज्यादा प्राइस नीचे नहीं उतरेगी। अगर इससे ज्यादा प्राइस नीचे जाएगी तो हम उनको उतना बेनिफिट हम उनको प्राइस में करके देंगे। डेवलपर भी मानते हैं कि नोटबंदी से सेल्स पर असर पड़ा है। अगले क्वार्टर पर भी असर रहेगा, लेकिन लंबे वक्त में सेल्स वापस आ जाएगी। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि कोई भी स्कीम लेने से पहले अच्छी तरह से जांच परख करना ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट चल रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा है, उसका अप्रूवल आया है, नहीं आया, अगर ये सब अपना माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये सब स्कीम से, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए उसके लिए। पर कुछ डेवलपर है, बॉम्बे में भी अच्छे डेवलपर है, उन्होंने ये स्कीम निकाली है, गारंटी दी है, और उनका जो एक डर था बायर के दिमाग में कि अगर प्राइस गिर जाएगा तो उनको नुकसान होगा, तो वो डेवलपरों के साथ में आई थिंक काफी सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर इंडस्ट्री नोटबंदी के असर को कम करने के उपाय ढूंढने में लगी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मौके भुनाने की फिराक में भी रहते हैं।
इसीलिए कंज्यूमर को चाहिए कि फैसला ऑफर और स्कीम के आधार पर नहीं, अपनी जरूरत और फायदे के हिसाब से ले। निधि राय, मुंबई। भारत ने इंग्लैंड को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4-0 से हरा दिया है। भारत ने चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 75 रनों से हराया। इंग्लैंड के बल्लेबाज मैच के 5वें दिन एक बार फिर भारतीय स्पिन अटैक के आगे टिक न सके और 207 रनों पर ढेर हो गए। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके। मैच में जडेजा ने कुल 10 विकेट लिए और एक अर्धशतक भी बनाया। अपने बेहतरीन 13 शतक के लिए करुण नायर को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि कप्तान कोहली को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। कोहली ने इस सीरीज जीत के साथ एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली लगातार 5 टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए। बेंगलुरु की स्टार्टअप फ्यूल अ ड्रीम ने 25,000 की ई बाइक यानी बैटरी से चलने वाली साइकिल लॉन्च की है। कंपनी का दावा है कि ई राइड लाइट देश की सबसे सस्ती ई बाइक है, लेकिन अगर आप ये साइकिल लेना चाहते हैं तो आपको पैसे अभी चुकाने होंगे और डिलीवरी आपको मिलेगी मार्च में। दरअसल कंपनी इसे क्राउड फंडिंग से बनाएगी, यानी आपके दिए हुए पैसे से साइकिल बनाकर आपको दी जाएगी। एक बाइक एक बार चार्ज होने पर 25 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इसकी अधिकतम स्पीड होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।